हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं समुच्चय से संबंधित कुछ और गजब गजब के सवाल। इसके पहले दो वीडियो में हमने समुच्चय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न, जो कि बहुत ही जटिल भी हैं, पेचीदा भी हैं और बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं। इन प्रश्नों को हल करने में हमें बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, आपको बहुत कुछ इसमें नया सीखने को मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी लाभदायक होगा। तो चलिए हम पहला सवाल देखने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ 5। यानी देखो, नल सेट 5 का पावर सेट है, फिर उसका पावर सेट है, फिर उसका पावर सेट है। अब जो बना उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो हमको पता करना है। अवयवों की कुल संख्या हमें पता करनी है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो आप बताइए कि अगर नल सेट 5 है आपके पास, तो इसका पावर सेट क्या होगा। तो पावर सेट का डेफिनेशन आप सभी को पता होना चाहिए। पावर सेट किसको बोलते हैं? किसी भी समुच्चय के सभी संभव उपसमुच्चयों का संग्रह। किसी भी समुच्चय के सभी संभव उपसमुच्चयों का संग्रह कहलाता है उस दिए हुए समुच्चय का घात समुच्चय, अर्थात पावर सेट। और उस संग्रह में कम से कम दो लोग तो आएंगे ही आएंगे। वो कम से कम दो लोग कौन होंगे? एक तो नल सेट 5 और दूसरा मेंबर स्वयं वो समुच्चय, क्योंकि ये दो हर हाल में उस समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं। अर्थात नल सेट हमेशा दिए हुए समुच्चय का उपसमुच्चय होगा ही होगा। मतलब कि जो एम्प्टी सेट यानी कि नल सेट यानी कि जो रिक्त समुच्चय है 5, वो हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। दूसरा, उस संग्रह में जो हम उपसमुच्चयों का संग्रह करने वाले हैं उसमें स्वयं वो सेट भी शामिल होगा, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय भी स्वयं का एक उपसमुच्चय होता है। ठीक है। अब प्रश्न उठता है, सर इस कलेक्शन में आप क्या क्या शामिल करोगे? तो एक तो नल सेट शामिल। हम आपको बताएं कि जब किसी समुच्चय का घात समुच्चय आप बनाने जा रहे हो तो नल सेट को रखना ही है, और खुद उस सेट को भी रखने हैं। तो भैया वो खुद सेट तो नल सेट ही, तो नल सेट हम दो बार थोड़ी लिखेंगे, तो एक बार लिखते हैं भाई। एलिमेंट्स के रिपीटेशन का सेट के फॉर्मेशन में कोई मतलब नहीं है। एलिमेंट्स एक बार लिखो चाहे 1000 बार लिखो। तो मैं आपको बताया कि हमको किसी समुच्चय के सभी संभव उपसमुच्चय बनाने हैं, और सभी संभव उपसमुच्चय बनाते समय आपको दो मेंबर्स तो कंपल्सरीली वहां रखने ही है। बाकी और भी उपसमुच्चय हो सकते हैं, लेकिन दो लोग तो होंगे नल सेट और स्वयं सेट। यहाँ पे जो स्वयं सेट है वो खुद नल सेट है, इसलिए यही बस आएगा यहाँ पे। तो पावर सेट ऑफ 5 यहाँ पे हमारे से बन गया। अब हमको बनाना है पावर सेट ऑफ 5। यानी अब जो पावर सेट ऑफ 5 बन गया ना, उसका पावर सेट बनाना है। यानी कि अब आपको क्या करना है, पावर सेट ऑफ 5 से जो हमको मिला है उसके सभी संभव उपसमुच्चय बनाने हैं। अब उसके सभी संभव उपसमुच्चय बनाने के लिए आपको नल सेट तो लिखना पड़ेगा, ये तो निश्चित है एकदम। तो नल सेट आपको लिखना पड़ेगा प्लस, और साथ में और कौन आएगा, और कौन इंक्लूड होगा यहाँ पे? तो हमको पता है कि नल सेट के अलावा स्वयं वो सेट भी वहां पे आएगा। ये कम से कम, ये मिनिमम बता रहा हूँ आपको मैं, मतलब कम से कम ये दो लोग तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, एक तो नल सेट, एक स्वयं सेट। अब स्वयं सेट यहाँ पे एक और बात देखो, मैं आपको फिर से एक मस्त वाली बात बता रहा हूँ। इसमें और इसमें बहुत फर्क है। फर्क क्या बोलो, ये दोनों अलग अलग चीज है। ये 5 जो है वो नल सेट है, एम्प्टी सेट है, रिक्त समुच्चय खाली है। मगर ये दिख रहा है 5, लेकिन अब गौर से देखो भाई कि ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ये है यूनिट सेट, अर्थात सिंगलटन सेट, अर्थात इकाई समुच्चय, जिसमें एक अवयव है, और वो अवयव कौन है? वो 5 है। ठीक है। सेट तो ये है, देखो अगर सिर्फ ये लिखा रहता ना तो अब इसको आप बोलते रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय को ऐसे शो करते हैं या ऐसे भी शो करते हैं, लेकिन अगर इसके अंदर मैं कोई लिख दूं तो वो एक एलिमेंट कहलाएगा। 5 उस सेट का एक एलिमेंट है। जैसे मैं ऐसे लिख दिया 5, तो ये एकल समुच्चय मतलब इकाई समुच्चय है जिसमें एक अवयव है 5। ठीक है। तो नल सेट 5 के अलावा स्वयं वो सेट भी आएगा, और स्वयं वो सेट आएगा इस तरह से। समझ में आया? तो अब ये पावर सेट ऑफ 5 में दो अवयव हो गए, एक तो नल सेट और एक तो सिंगलटन सेट या यूनिट सेट या इकाई समुच्चय जिसका अवयव है 5।
ठीक है, तो ये पावर सेट ऑफ 5 बन गया, और तो कोई सबसेट इसके हो नहीं सकते, तो भाई यही बस आएगा। अब सुनो, अब तीसरे नंबर में मैं जा रहा हूं, पावर सेट ऑफ 5 में जा रहा हूं मैं। अब ये कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए ये कैसे बनेगा। अब इसके सभी संभव उप समुच्चयों को आपको लिखना है, तो मैं आपको फिर से कहानी शुरुआत करते हुए बता रहा हूं कि नल सेट तो आपको लिखना ही है। अब गिनते जाइए उसके सब, अब देखो यहाँ पे देखो भाई, ये जो पावर सेट ऑफ 5, इसमें अब दो अवयव हैं, एक तो नल सेट 5, एक तो सिंगलटन सेट है ना, एक सिंगलटन सेट है जिसमें 5 है, ठीक है। तो अब इसके सभी संभव उपसमुच्चय बनाने हैं, जिसमें से मैंने 5 लिख लिया है। अब क्या करेंगे, 5 को लेते हुए एक सिंगलटन सेट बनेगा, ये जो 5 वाला सिंगलटन सेट है वो इसका एक उपसमुच्चय है। एक तो बनेगा आपका, इसको लेते हुए एक उपसमुच्चय बनेगा, है ना भाई, इसका भी तो सिंगलटन सेट बनेगा। देखो ये जो चीज लिखी है ना, ये इसके लिए एक अवयव है ना भाई। मैं पूछूंगा 5 क्या है तो बोलोगे सर इसका एक अवयव है। सिंगलटन सेट 5 क्या है, इसके लिए एक अवयव है। अगर उसको आपको यहाँ पे, अब यहाँ पे हम कलेक्शन करते हैं सबसेट्स का, अवयवों का नहीं, वो इसके लिए अवयव कहलाएंगे, लेकिन उसके सबसेट्स बना करके हमको लिखना है। तो इसका सबसेट्स बना के लिखने के लिए आपको ऐसे करली ब्रैकेट लगा के उसको, ये यहाँ पे 5 एलिमेंट के रूप में है, उसको सबसेट के रूप में बनाने के लिए आपको करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब ये एक सबसेट बन गया, तो ये आप बोल सकते हो कि ये सिंगलटन सेट 5 जो आपने ऐसे बनाया ना, वो इसका एक सबसेट है। ये यहाँ अवयव के रूप में, इसको सबसेट के रूप में बनाने के लिए एक और करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब ये चीज जो है ना वो इसका एक सबसेट है, ठीक है। और एक तो पूरे के पूरे को भी लिखना पड़ेगा, एक पूरा का पूरा वो स्वयं भी आएगा। आपको पता है वो खुद भी आता है, ये और ये तो आते ही हैं, बीच में उसके और जो टुकड़े वो भी आते हैं। कितने एलिमेंट्स हो, 1 2 3 4, तो अतः नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी 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 कितने हुए, 4। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आपको कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं डाउट है तो आप पूछ लीजिए। इनको सबसेट बनाकर लिखा गया है यहाँ पे, यहाँ सबसेट बना के लिखने के लिए इसको कर्ली ब्रैकेट लगाया गया, तभी सिंगलटन सेट बना, ठीक है। ये भी सिंगलटन सेट है जिसका मेंबर खुद सिंगलटन सेट है, उस सिंगलटन सेट है वो अवयव है उसका, वो जो सिंगलटन सेट जो अपने अंदर का जो उसका सिंगलटन सेट है उसका अवयव है 5, ठीक है। तो और ये सिंगलटन सेट नहीं है, ये दो अवयवों वाला समुच्चय है जिसका एक अवयव है 5, दूसरा अवयव है सिंगलटन सेट, उसका अवयव है 5, ठीक है। उस सिंगलटन सेट का अवयव है 5। तो पहला हमसे सवाल बन चुका है, कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये गजब का सवाल था, ऐसे सवाल, ट्रिकी सवाल, थोड़े पेचीदे दिखने वाले सवाल, लेकिन सरल तरीके से बनने वाले सवाल एग्जाम में जरूर आते हैं। अब हम इसको मिटाते हैं और आपको अगला सवाल बताते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आते हैं, और ये सवाल अगर आपको भाते हैं तो एक लाइक बटन दबाते हैं। सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया हो तो चलो सब्सक्राइब करके आते हैं, मतलब सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और देखिए, चलिए दूसरा सवाल अब देखते हैं। तो दूसरा सवाल क्या है, यदि P बराबर थीटा सच दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, और Q बराबर थीटा सच दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 साइन थीटा, तब हमको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से सही क्या है। P सबसे, चलो जब सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे क्या सही है। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, मान लो पहले मैं थीटा P से कोई मेंबर लेता हूँ, थीटा मतलब देखो दोनों ही थीटा को रखते हैं, लेकिन इसके थीटा के पास कौन सा गुण है वो यहाँ लिखा है, और क्यू में भी थीटा है लेकिन इसके वाले थीटा के पास कौन सा गुण है वो यहाँ लिखा है। मैंने P से कोई मेंबर लिया, कोई अवयव लिया थीटा, P से लिया है इसलिए इस थीटा के पास ये वाला गुण होगा, अतः करके लिखूंगा मैं, अतः इट इम्प्लाइज दैट, अगर थीटा मैं P से लिया हूँ तो ये निर्देशित करेगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। मैं दोनों पक्षों में वर्ग कर देता हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वर्ग √2 कॉस थीटा का वर्ग, a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा।
अब मैं साइन स्क्वायर थीटा को यही रोक के इन दोनों को पक्षांतर करता हूं और उस वाले पक्ष को इस तरफ लिखता हूं, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉस स्क्वायर थीटा इधर आके 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से घटेगा तो एक और सिंगल कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। -2 साइन थीटा कॉस थीटा इधर आके +2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और एक तरफ है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। दोनों पक्षों में अब मैं क्या करता हूं, दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा जोड़ देता हूं, इधर एक बार है उधर 2 बार हो जाएगा। ये काम आपको समझ में आ गया होगा। कॉस स्क्वायर थीटा इधर आके पक्षांतर हुआ तो माइनस होकर 1 बचेगा, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, उसको मैंने इस पक्ष में लिखा। फिर साइन स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ दिया तो ये एक ठोक था बस, अब वो 2 ठोक हो गया। क्यों ऐसे किए, जबरदस्ती क्यों जोड़ दिया, अपने मन से कुछ भी क्यों किए, अपने मन से नहीं किया हूँ, सूत्र बनाने के लिए ऐसे किया हूँ। देखो कॉस स्क्वायर थीटा और 2 साइन थीटा कॉस थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा की कमी खल रही थी, अगर ये मिल गया तो अब देखो सूत्र बन गया a² + b² + 2ab, सूत्र में फिट हो जाएगा ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 साइन थीटा। और ये गौर से देखो ये गुण ये वाला है, अर्थात हमने थीटा लिया था p से, इसलिए थीटा के जो p में मेंबर होने के कारण जो गुण है वो लेके चला, लेकिन जिस गुण में हम पहुंचे थे उससे ये साबित होता है कि थीटा q का भी सदस्य है, क्योंकि वो q के गुण को, q में जो मेंबर है उसमें उसके पास जो गुण होते हैं, जो प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है, वो थीटा जो हमने p से लिया है, ठीक है। इससे साबित होता है कि ये जो थीटा हमने p से लिया है वो किस में बिलोंग करता है, q में भी बिलोंग करता है, ठीक है। अब सुनिए, थीटा हमने p से लिया, पता चला q में भी बिलोंग करता है, क्योंकि q के अवयवों के पास जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, उसको फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। हम जस्ट उल्टा काम अगर करते, अगर हम सोचिए यहां से अगर चालू करें, थीटा को q में बिलोंग करता हुआ माने तो उसकी इक्वालिटी लिखें, दोनों पक्षों में वर्ग करें, हल करते चले तो हमको ये भी रिजल्ट मिल जाएगा। अर्थात p का हर अवयव q में है, p से कोई, अच्छा ये थीटा आपने क्या चुन कर लिया था, कोई स्पेशल एलिमेंट है कि नहीं, ये आर्बिट्री एलिमेंट है, आर्बिट्री मतलब स्वेच्छ अवयव है, स्वेच्छ, ऐसी अंधाधुंध कोई भी उठाया हमने थीटा p से और पता चला कि वो q में है, वैसे q से हम कोई भी आर्बिट्री थीटा उठाते, ऐसे सॉल्व करते आते। देखो ना, आप सोचो ये सीधा अगर मैं ऊपर लिखते, जो थीटा बिलोंग्स टू p से मैंने शुरुआत करी है, अगर वो थीटा बिलोंग्स टू q से मैं शुरुआत किया रहता तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी के बजाय मैं ये वाली प्रॉपर्टी लिखता, दोनों पक्ष में वर्ग करता, सॉल्व करता, तो ये जो अभी ये मिला है ना उसके बजाय मेरे को ये मिला होता, और नीचे में जो मैं थीटा बिलोंग्स टू q लिखा हूँ उसके बजाय में लिखता थीटा बिलोंग्स टू p। तो दोनों ही चीजें एक दूसरे को फॉलो कर रही हैं, इसलिए इधर से शुरुआत करके आप पहले इधर पहुंच के फिर वापसी शुरुआत करके उधर पहुंचो, या एक बार लिख करके ये जो एरो जो एक दिशा में लगा हुआ है उसको बाई कंडीशनल के रूप में लिख दो, यदि और केवल यदि के रूप में। यदि और केवल यदि के रूप में लिखने से क्या होगा कि दोनों चीजें रिवर्स डायरेक्शन में भी एक दूसरे को इंप्लाई कर रही है, और इस तरीके से थीटा जो है वो जब हम p में ले रहे हैं तो हमको वो q में मिल रहा है, तथा थीटा जो है अगर वो हम q में लेके चल रहे हैं तो हमको वही थीटा p में भी मिल रहा है। p से लेने पर अगर q में मिल रहा है तो इसका अर्थ यह है कि p सबसेट है q का, ठीक है ना भाई, अतः करके लिखता हूं। और अगर वो q से लेके चलने पर p में मिलता है तो q सबसेट है p का, और जब दो सेट एक दूसरे के सबसेट हो तो वो दोनों बराबर होते हैं, ये बात याद रखना। गणित में हम अक्सर जब दो समुच्चयों को बराबर सिद्ध करना हो, ठीक है, वैसे तो यहाँ तो ये बराबर सिद्ध करना नहीं था हमको, वो तो हम थीटा p से लेके चले q में दिख गया, q से लेके चले p में दिख गया, तो हमको दोनों समुच्चय बराबर दिख रहे हैं। लेकिन जब भी गणित में दो समुच्चयों को बराबर सिद्ध करना हो या लाना हो तो हम यही तरीका आजमाते हैं, एक समुच्चय को दूसरे का सबसेट दिखाते हैं यानी उप समुच्चय दिखाते हैं, फिर दूसरे वाले को पहले वाले का उप समुच्चय दिखाते हैं, दोनों सेट्स को एक दूसरे का सबसेट्स दिखा देने से वो दोनों ही सेट आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है। और जब एक समुच्चय को दूसरे का उप समुच्चय दिखाना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कोई दो समुच्चय है a और b, और मुझे अगर दिखाना है a को b का उप समुच्चय है करके, तो a से कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट ले करके आप उसको दिखा दीजिए कि वो b में भी है। a का अगर प्रत्येक अवयव
प्रत्येक आर्बिट्री मतलब जो चीज आर्बिट्री के लिए सत्य है समझ जाओ वो सबके लिए सत्य है। तो ए का अगर प्रत्येक अवयव बी में हो तो समझ लीजिए कि ए बी का क्या है, उपसमुच्चय है, सबसेट है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे थीटा एक अवयव लिया पी से, उसको दिखा दिया क्यू में, और वैसे क्यू से लेते तो पी में दिखा देते। मैंने आपको बताया रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ोगे तो यहाँ तक पहुँचोगे। इस तरह से दोनों ही एक दूसरे को बाई कंडीशनल साइन के द्वारा हम इनको लिखे हैं, यदि और केवल यदि के प्रतिबंध के द्वारा आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पी और क्यू दोनों एक दूसरे के सबसेट्स हैं, क्योंकि दोनों के मेंबर्स एक दूसरे में है। पी का हर मेंबर क्यू में है, क्यू का हर मेंबर पी में है, दोनों एक दूसरे के सबसेट्स हैं, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो गए, अर्थात ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है, पूरा भरोसा है, और मैं इसे मिटाता हूँ क्योंकि आगे एक और सवाल भरोसा है, यानी हमारे पास है एक और सवाल। तो चलिए तीसरा सवाल देखते हैं क्या है। गौर से देखो ए क्या है, ए ऐसे पॉइंट्स को रखता है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। गौर से देखो ए में कैसे पॉइंट्स हैं जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 इस कथन को सत्य सिद्ध करते हैं। और गौर से देखो ये क्या व्यक्त करता है, अगर ये बराबर रहता तो ये एक वृत्त है, वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र है मूल बिंदु, जिसकी त्रिज्या है 2, ठीक है। लेकिन ये लिखा है ऐसे लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब ये वृत्त की परिधि सहित वृत्त के आंतरिक बिंदुओं पूरा अंदर के भाग को ये डिनोट करता है। अगर ये सिर्फ ऐसा लिखा होता तो बाउंड्री को छोड़ करके सिर्फ अंदर वाले भाग को डिनोट करता है। अगर ये ऐसा लिखा है तो अंदर वाले और बाहर वाले भाग को छोड़कर सिर्फ बाउंड्री को डिनोट करता है। अगर ये ऐसा लिखा होता तो बाउंड्री और अंदर वाले भाग को छोड़ के सिर्फ बाहर वाले भाग को ये निरूपित करता। अगर ये ऐसा लिखा होता तो क्योंकि बड़ा लिखा है तो बाहर वाले भाग और बराबर भी है, इसलिए बाउंड्री को भी निरूपित करता, सिर्फ अंदर का भाग छूटा रहता। तो इक्वेशन देख करके आप ये सब पहचानना आप सीख जाइए। अभी हमारे पास क्या लिखा है, लेस देन और इक्वल टू, मतलब वृत्त की बाउंड्री और उसके साथ साथ उसके अंदर का हिस्सा भी इस इनइक्वालिटी, इस असमीका से यहाँ पे व्यक्त होता है, निरूपित होता है। ये हो गया है ना भाई, ए हो गया। और बी कौन है भैया, बी कौन है, बी ऐसे पॉइंट्स को रखता है जो, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई है, यहाँ 1 है, ठीक है, मैं इसको देख लिया था, ये ए है ये बी है। तो मुझे इस बात को रिपीट करने थे, मैं आपको फिर से बताता हूँ, ठीक है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, मुझसे थोड़ी भूल हो गई, उधर देखते देखते मैं इधर देख लिया। तो ए में कैसे पॉइंट्स हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, फिर से देखते हैं उस इनइक्वालिटी में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। इसकी आप तुलना, चलो अगर ये लेस देन और इक्वल टू है ना, अगर ये इक्वल टू होता तो मैंने आपको बताया किस समीकरण को व्यक्त कर रहा है, वृत्त के समीकरण को व्यक्त कर रहा है जिसकी त्रिज्या 1 है, ठीक है। 1 कैसे है, चलिए उसको भी अपन डिटेल में थोड़ा समझते हैं और ज्यादा मजा आएगा। इसकी तुलना आप करो वृत्त के उस समीकरण से जिसका केंद्र है एच के और जिसकी त्रिज्या है आर। अब आप तुलना करो, इसको इससे तुलना करो ना, तो एच के जगह यहाँ 0 0 नजर आएगा, अर्थात हम उस वृत्त के बारे में बात कर रहे हैं। ये मतलब ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र कौन है, मूल बिंदु यानी ओ और जिसकी त्रिज्या कौन है, आर, जो कि 1 है। यहाँ पे तुलना करके देख लो इससे, एच और के की जगह 0 0 रखोगे तो आपको यही मिलेगा, आर की जगह 1 रखोगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। यस, ये वृत्त बन गया। लेकिन हमको यहाँ इक्वल टू नहीं दिया, हमको यहाँ लेस देन और इक्वल टू दिया है। लेस देन और इक्वल टू दिया है मतलब आप समझ गए कि ये किसको निरूपित कर रहा है, वृत्त के परिधि समेत आंतरिक भाग को, ठीक है, परिधि समेत आंतरिक भाग को, ये पूरा हिस्सा। तो मैं आप में से पूछेंगे सर सेट ए में
सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह के एलिमेंट्स हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। सेट ए में वो सभी बिंदु हैं जो इस वृत्त के बाउंड्री के साथ साथ उसके आंतरिक बिंदु है, यानी कि ये वाला बिंदु सेट ए में है क्या, मैं कहूंगा है, क्योंकि यहाँ लेस देन और इक्वल टू है ना, लेस देन और इक्वल टू की भी गुंजाइश है, बाउंड्री के पॉइंट्स भी हैं और लेस देन होने के नाते वो अंदर के पॉइंट्स को भी रखता है, तो अंदर के पॉइंट्स भी हैं, बाउंड्री के पॉइंट्स भी हैं, ठीक है। त्रिज्या 1 के अंदर की बात है यहाँ पे, ठीक है। त्रिज्या बड़ी होगी तो उतना बड़ा सर्कल बनेगा, सीधी सी बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब अच्छा, ये लेस देन होता तो क्या होता, सिर्फ अंदर के बिंदु, बाउंड्री के बिंदु शामिल नहीं है फिर उस सेट में, ठीक है, सिर्फ अंदर के बिंदु। अगर ये बड़ा होता तो क्या होता, सिर्फ बाहर के बिंदु, बाउंड्री के बिंदु भी शामिल नहीं। अगर ये ऐसा होता तो बाहर के बिंदु और बाउंड्री के बिंदु वो सब शामिल होते ए में, ठीक है। तो मैंने अभी आपको वही चीज बताया था। तो ये सेट ए बन गया हमारे पास। अब सेट बी क्या, उसको देख लेते हैं। सेट बी में ऐसे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 4 है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है। अब अगर ये इस रूप में होता हमारे पास, ये जो असमीका दिख रही है अगर हमारे पास इस रूप में होती, तो इसको आप आर स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, यानी 2 स्क्वायर के फॉर्म में लिखते, तो आर की जगह क्या नजर आता, 2 नजर आता, ठीक है। आर की जगह 2 नजर आ रहा है, त्रिज्या 2 है, यानी सेट बी में ऐसे पॉइंट्स हैं जो उस वृत्त के परिधि और उसके अंदर है जिसकी त्रिज्या 2 है, यानी थोड़ा सा ये त्रिज्या 2 वाला बनेगा, ये एक है तो उसका डबल करना पड़ेगा, ये ऐसे, ठीक है ना। तो ये हमारा सेट ए हुआ और ये बाहर वाला बी हो गया। क्वेश्चन पढ़ते समय आपको पूरी सावधानी बरतनी है, कोई भी आपको यहाँ पर आपको धोखा नहीं होना चाहिए, भूल नहीं होनी चाहिए। मेरे से जैसे भी भूल हो गई थी, इसको मैं ये देख था तो यहाँ से थोड़ा ठीक से दिखता नहीं एकदम, क्योंकि आप वहाँ से देख रहे हो तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है, यहाँ से कभी कभी भूल हो जाता है। तो आप समझ गए कि सेट बी क्या है, ये बाहर वाला जो गोला है वो सेट बी है, अंदर वाला गोला सेट ए है। साफ साफ पता चल रहा है कि ये अंदर वाला जो वृत्त है वो बाहर वाले वृत्त के पूरी तरह से अंदर है, इसलिए ए सबसेट बी, बल्कि प्रॉपर सबसेट है ये, तो ए इज प्रॉपर सबसेट बी ऑफ बी। ऐसी स्थिति में कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, बताइए। क्या पहला ऑप्शन सही होगा क्या? पहला ऑप्शन का मतलब क्या है, ए माइनस बी बराबर ए, ये हो सकता है क्या, बताइए भला, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए माइनस बी मतलब ए के ऐसे अवयव जो बी में न हो। आप बताइए, ए में कोई ऐसा अवयव है जो बी में न हो? तो ए के समस्त अवयव तो बी में है ही, क्योंकि बी तो पूरी तरह से ए को अपने अंदर रखा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे ए का ऐसे अवयव जो बी में न हो ऐसा एक भी नहीं है, इसलिए ए माइनस बी 5 है। ए के ऐसा अवयव जो बी में न हो, तो ऐसे कोई अवयव दिख रहे हैं क्या? ए का ऐसा कोई अवयव ढूंढ के बता दो जो बी में ना हो, तो एक भी ऐसा अवयव नहीं है। क्यों? क्योंकि ए के समस्त अवयव बी के भी भीतर है, इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत, क्योंकि इसमें बोल रहा है ए के ऐसे अवयव जो बी में ना हो वो ऐसे अवयव मिलकर पूरा ए को बनाएंगे, तो फालतू बात है, ये गलत हो गया। वैसे ये भी गलत है, बी माइनस ए, बी के ऐसे अवयव जो ए में ना हो। कौन कौन है बी के ऐसे अवयव जो ए में ना हो? ये देखो, ये वाला अवयव, ये वाला जो बाहर वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये बी के ऐसे अवयव हैं जो ए में नहीं है। तो क्या ये हिस्सा पूरा बी के बराबर है क्या? नहीं है, इतना भी, ये भी तो है बी में शामिल। तो देखो, बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ, बी के ऐसे अवयव जो ए में ना हो, तो ये वाला हिस्सा। और क्या ये वाला हिस्सा पूरा बी को बना रहा है कि नहीं? बी तो ये पूरा है, ये भी शामिल है, ए भी शामिल है, लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं, बी माइनस ए बराबर बी, ये भी कथन गलत है। सी को देखो, ए माइनस बी बराबर 5, ए के ऐसे अवयव जो बी में ना हो, ऐसे एक भी अवयव नहीं है जो बी में ना हो, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। बी माइनस ए बराबर 5 है क्या? बी माइनस ए बराबर बी कैसे हो जो ए में ना हो? ये सब तो है भैया, इतने सारे तो दिख रहे हैं, 5 थोड़ी हो जाएगा। ये ऑप्शन भी गलत, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि ये तीनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। देखो, हम लोग सवाल समझते हैं, लेकिन सवाल के बीच बीच में बहुत सारी नई नई बातें आती हैं, जैसे भी आपने इनइक्वालिटी पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स अंदर बाहर के बाउंड्री वाले पॉइंट्स को डिनोट करता है, इन सब के बारे में हमने अच्छे से समझा। और पावर सेट के बारे में देखो, अगर मान लो पावर सेट का हमने डेफिनेशन देखा, तो ये है कि सवाल पढ़ते पढ़ते उसमें जो
शामिल उसमें जो टॉपिक्स हैं, जो डेफिनेशंस है, वो भी रिवाइज हो जाती है, क्लियर हो जाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हमको अच्छा लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, क्या सुधार या क्या आपके पास जो भी सुझाव हो ज़रूर प्रस्तुत करें। और अगर अच्छा है सब कुछ तो ज़रूर लाइक करके शेयर करें, खूब सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आपके द्वारा अच्छे से रिस्पांस मिल रहा है तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं मोटिवेट होऊंगा आगे के और भी ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए और लगातार बनाता रहूँगा। तो दिल से सपोर्ट करें, जितना हो सके शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।